नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा, एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में, जिसमें हम कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजेशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात निर्यात और इस्तेमाल किया जाता है जिसका प्रतिबंध लगा हो। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद ये संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी ऐसे मामले में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ड्रग्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको ड्रग्स एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका ड्रग्स एक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर 0120612793 इसके अलावा एक और नंबर 0120612793 इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अवैध ड्रग्स से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अधिवक्ता हमारे साथ ऋषिपाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एंटी ड्रग्स कानून या फिर जिसे हम कहते हैं एनडीपीएस कानून एक्ट, क्या ये है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे आप? देखिए पूजा, जो एनडीपीएस एक्ट है वो अपने आप में एक बहुत विशेष कानून है और कानूनों से अलग है, क्योंकि इसमें ऐसे कई प्रावधान दिए गए हैं जो सामान्य कानूनों में नहीं होते। एक तो इस जो पुराना एक्ट था, जो अफीम कंट्रोल एक्ट था, डेंजरस ड्रग एक्ट था, उन सब के ऊपर लगाम लगाते हुए इस एक्ट को बनाया गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार स्मगलिंग और ड्रग्स लगातार बढ़ती जा रही है जी। इसके चलते इस कानून के अंदर जो प्रावधान है उनको काफी स्ट्रिक्ट किया गया, काफी कठोर किया गया। और यहाँ तक कि उससे पहले कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कम से कम सजा नहीं होगी। इस केस में पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी, हर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इतने से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स होगी तो कमर्शियल क्वांटिटी में काउंट होगी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी में काउंट होगी या स्मॉलर क्वांटिटी में काउंट होगी। तो मिनिमम क्वांटिटी अगर किसी में कमर्शियल क्वांटिटी मिलती है तो एक मिनिमम बताइए, कम से कम इतनी सजा तो होगी ही होगी। दूसरी बात कि अगर वो व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो उसमें सजा का प्रावधान और है। तो इसलिए इवन इस केस के अंदर जो कंडीशंस थी बहुत स्ट्रिक्ट की गई और जो अधिकारी हैं उनको काफी अधिकार दिए गए। तो इनका इस कानून का जो विशेष पर्पस था वो पर्पस यही था, जो स्मगलिंग है, ड्रग्स की स्मगलिंग, उसको रोका जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जो है कई बार गया, ये कानून कई बार गया, इसकी नोटिफिकेशन कई बार गई, लेकिन अंततः यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के जितने प्रावधान है उन प्रावधानों को सही मानते हुए, उन नोटिफिकेशन को सही मानते हुए, इस कानून के जो प्रावधान है उनको स्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस है उनको रखा। विशेष तौर पे इसके अंदर जो बेल का प्रोविजन है, जो कमर्शियल क्वांटिटी में जो बेल है उसका प्रावधान इजीली, आसानी से नहीं मिलता है, तो उसको भी कई बार चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने फिर भी कहा कि ये विशेष कानून है और ये इसका अर्थ यही है कि इस अपराध को रोका जाए, इसलिए इसके अंदर जो कठोर प्रावधान है वो जारी रहने। बिल्कुल ऋषिपाल जी, हम चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक सवाल का जवाब लें ताकि दर्शक भी जुड़ सके हमारे साथ। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चरस, गांजे, अफीम जैसे जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनको क्या मेडिकल यूज के लिए भी रखा जा सकता है और इसके लिए परमिशन कैसे ली जाती है? देखिए, वैसे तो अफीम है और और कुछ ड्रग्स हैं जो कि कई सारी दवाइयों को बनाने में काम आती है। जो स्टेट की जो कंट्रोल ब्यूरो होती है, जो स्टडी कंट्रोल ब्यूरो होती है, उससे परमिशन लेके जो किसान है उसको उगा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर कि जब वो उगाते हैं तो वो उगाने के बाद सारे का सारी क्वांटिटी जो होती है वो उनको उस डिपार्टमेंट को वापस करनी पड़ती है। इसके अंदर प्रावधान है कि अगर वो किसान उसके अंदर से कुछ अपने पास निकाल लेता है तो उसके अंदर भी प्रावधान है कि उसको सजा मिल सकती है। ऐसी स्थिति में केवल
मेडिकल जो आयोग है वही परमिशन दे सकता है, और वो जितनी परमिशन वो देता है तो उतनी ही परमिशन का जो है उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या सवाल है। दिल्ली से अजय हैं हमारे साथ। अजय जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप। अधिवक्ता महोदय हैं हमारे साथ, जी बताइए। नमस्कार मैडम जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे बड़े भाई हैं जो हीरोइन के केस में पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा हुआ था, बट उनके पास सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम स्मैक थी, बट पुलिस वालों ने उसके अंदर 100 ग्राम कुछ आधार पदार्थ मिला दिए, जिससे उसकी जो क्वांटिटी है वो 300 ग्राम हो गई। और मेरे भाई को कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर पिछले 3 साल से जेल में हैं और इसी वजह से उनकी बेल नहीं हो पा रही है। और एफएसएल की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी 50% स्मैक बनती है और 50% नहीं बनती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनकी 50% स्मैक बनती है तो वो 150 ग्राम हो गई, तो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में अभी तक बेल हो जानी चाहिए थी। ठीक है, बेल क्यों नहीं मिल पाई अभी तक? जी 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 देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस समय जो पुलिस ने क्वांटिटी उनके पास से पकड़ी है वो 300 ग्राम है। आपका अगर कहना ये है कि उसके अंदर कुछ ग्राम 100 ग्राम या 50 ग्राम कोई और पदार्थ मिला हुआ था जो कि नारकोटिक्स पदार्थ नहीं था, उसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि जितना भी मिक्सचर होगा वो सारा माना जाए, क्योंकि 2009 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि एनडीपीएस का जो अपराध करने वाले लोगों के पास जितना भी पदार्थ मिलेगा उस सारे को क्वांटिटी माना जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें 100 ग्राम किसी कोई दूसरा पदार्थ भी तो टोटल क्वांटिटी अगर 300 बनती है तो 300 ही नारकोटिक्स के लिए मानी जाएगी, क्योंकि अपराधी का जो अर्थ था, उसका जो मंतव्य था, वो तो पूरा अपराध करने का था। वो कई बार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 2 बार 3 बार ये मैटर उठ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि जितनी क्वांटिटी आपके पास से मिलेगी उसको ही माना जाएगा। एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसमें जो परसेंटेज आती है वो नहीं आपके आधार माना जाएगा। और इसीलिए अगर कमर्शियल क्वांटिटी होती है तो सेक्शन 37 का उस पर एम्बार्गो होता है और आसानी से उसके अंदर बेल नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं अजय जी आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बाकी के दर्शक भी कार्यक्रम में इसी तरह से जुड़ सकते हैं, जो भी आपका सवाल है पूछ सकते हैं। ऋषिपाल जी, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एनडीपीएस केस में बेल पर अलग प्रावधान है, इसमें दोषी को जो है प्रथम दृष्टया दोषी माना ही जाता है। साथ में बेल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपनी दलीलें सामने रखनी पड़ती है, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए पूजा जी, सेक्शन 37 के अंदर एक विशेष प्रावधान है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स मिलता है और वो कमर्शियल क्वांटिटी में मिलता है, ये नोटिफिकेशन है, हर ड्रग्स की अलग अलग कमर्शियल क्वांटिटी है, गांजे की अलग है, हीरोइन की अलग है, चरस की अलग है। तो अगर कमर्शियल क्वांटिटी मिलती है और उसके अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये अलाउ किया जाए कि अपनी बात को पूरी तरीके से अपने सारे पॉइंट को रख सकते हैं। दूसरी बात, जब जज साहब को भी लगता है कि इस केस के अंदर इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, केवल कस्टडी नहीं किया, 2 साल से रह गए, 3 साल से जेल में, 4 साल से जेल में, केवल कस्टडी को आधार मान के इसमें बेल नहीं दी जाती है। जब जज को लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने अपराध ना किया हो और ये आगे भी अपराध नहीं करेगा, दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती है, तब ऑर्डर 37 के एम्बार्गो के तहत उसको बेल मिलने की संभावना है, तब कोर्ट उसको बेल दे सकता है। अदरवाइज जो है सामान्य केस के अंदर ऑर्डर 37 की जो एम्बार्गो है उसके चलते बेल मिलना कमर्शियल क्वांटिटी में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, एक कॉलर इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार इंद्रजीत जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा एक सवाल था मैम कि मेरा एक भाई था, तो उसको 2 किलो गांजे के साथ हरियाणा में पकड़ा गया था अभी फिलहाल 1 साल पहले। तो वो जब से 1 साल में से तो जेल में। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस अपराध के लिए मेरे भाई को कितनी सजा हो सकती है और वो जेल से कैसे आएगा? इसके लिए हम देखिए गांजा, इंद्रजीत जी, गांजा जो है ना, गांजा 1000 ग्राम तक का जो गांजा है वो स्मॉल क्वांटिटी में आता है, और 1000 से ऊपर जो है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आता है, 20 किलो तक का। उसके बाद कमर्शियल क्वांटिटी है। तो अगर आपका जो भाई है उसने उसके बाद 2 किलो गांजा मिला है और चार्जशीट अगर फाइल हो गई है और उसको अगर 2-3 महीने 4 महीने हो गए और कोर्ट को लगता है तो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में, अगर उनकी उम्र कम है, उससे पहले कोई अपराध नहीं किया है, तो बहुत हद तक संभावना है कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी में कोर्ट आपके भाई को 6 महीने से साल भर के बीच में जो बेल है वो ग्रांट कर सकता है। बाकी जितने प्रावधान है, आपके भाई का जो इससे पहले बैकग्राउंड है और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट देख सकता है, आपको बेल ग्रांट कर सकता है।
आज हम बात कर रहे हैं नारकोटिक्स की, ड्रग्स की। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, सजा कितनी होती है, इसी को लेकर तमाम जानकारी ऋषिपाल जी हमारे तक पहुंचा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सनी जुड़े हैं हमारे साथ। सनी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा एक क्वेश्चन है सर से लीगल हेल्पलाइन से। जी बोलिए। हाँ जी सुन रहे हैं, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी मैम, यदि मैं अपने फ्रेंड के साथ रेव पार्टी में जाता हूँ और मेरा फ्रेंड ड्रग्स कंज्यूम करता है, तो क्या उसके साथ मेरे को एप्रीहेंशन है अरेस्ट होने का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपका साथी अगर कोई अपराध करता है तो आपको भी उस अपराध की सजा दी जाएगी। हालांकि अगर मान लो वहाँ पर पुलिस की रेड होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को लेके जाती है, तो उस समय पुलिस के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता कि वो ये जान सके इस व्यक्ति ने ड्रग्स ली है, इसने नहीं ली है। तो ऐसे में जितने व्यक्ति वहाँ पर होते हैं सबको अरेस्ट किया जाता है, सबकी मेडिकल जांच होती है, और मेडिकल जांच होने के बाद अगर पता लगता है कि आपने कोई ड्रग्स नहीं ली है तब आपको छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपको पोजेशन से कोई ड्रग्स मिलती है तो उसके हिसाब से अपराध होता है। लेकिन संभवतः मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ऐसी किसी पार्टी में कोशिश कीजिए ना जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति और दूसरा जो अपराध करता है और जबरदस्ती आपके पास कोई ड्रग्स रख देता है और आपको पोजीशन से मिल जाती है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और आपको जो पुलिस का केस है वो झेलना पड़ जाएगा। बिल्कुल, जैसे आपने बताया है, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो सवाल है पूछ सकते हैं। ऋषिपाल जी हम आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछना चाहेंगे अब आपसे अगला कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए सजा का अलग से प्रावधान है क्या, और इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सरकारी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अगर मादक पदार्थ को एक संख्या से ज्यादा वो लिए पकड़ा जाता है तो प्रावधान जो उसमें सेक्शन 18 है, सेक्शन 19 है, 20 है, 21 के हिसाब से वो ये देखा जाता है कि वो स्मॉल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट है या कमर्शियल क्वांटिटी। लेकिन जब भी कोई सरकारी कर्मचारी हो या आम व्यक्ति हो, वो दोबारा अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, अगर तो उसी अपराध में पहली बार उसको सजा मिली हुई है, वो दोबारा अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, या उसके कंट्रोल में ऑलरेडी पहले से वो डिपार्टमेंट था, वो उसमें अपराध पकड़ा जाता है, तो डेफिनेटली उसमें सजा का प्रावधान और बढ़ जाता है। और इवन जो सेक्शन 30 के अंदर उसमें जो नियम और कड़े हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बेल मिलने में और परेशानी हो जाती है। अब अगर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बैन किए गए हैं? मतलब कोई भी जो शख्स है वो कैसे पता कर सकता है कि ये चीज बैन है, लीगल है या इलीगल है? देखिए पूजा जी, जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन कंप्लीटली डिफाइन है। उस नोटिफिकेशन के अंदर कंप्लीटली उस सारे ड्रग्स दे रखे हैं जो ऑलरेडी बैन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि लेने वाले व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा ड्रग्स ले रहा है। अगर तो मेडिकली डॉक्टर उसको डायरेक्ट कर रहा है और वो दवाई ले रहा है, इसके अलावा कहीं वो बाहर से कोई भी चीज ले रहा है, तो हर व्यक्ति को पता होता है कि ये जो ड्रग्स है ये मादक पदार्थ है, ये अवैध है, इसको लेना गैर कानूनी है। और जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, हशीश हो गया, इसके अलावा और जितने पदार्थ हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ऐसी किसी पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अगर वो करता है तो बहुत समस्या पड़ जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इंटरनेट पर भी जाओगे आप, तो जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे के सारे जो नोटिफिकेशन में वो डिफाइन है। तो जब भी किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो कई बार कोई पदार्थ मिलता है, उस व्यक्ति को नहीं पता होता इसमें केमिकल कौन सा है, वो बाद में एफएसएल जाता है और एफएसएल से पता लगता है कि जो केमिकल वो इस्तेमाल कर रहा था या उसके पास से मिला है वो बैन ड्रग्स के अंदर आता है। ठीक है। क्या गंभीर मामलों में कोर्ट अपने विवेक से ड्रग्स कारोबार से जुड़े जो दोषी हैं उसको मृत्युदंड भी दे सकता है? बिल्कुल पूजा जी, देखिए पहली बात तो ये मादक पदार्थ का व्यापार जो है अपने आप में बहुत गंभीर व्यापार है, बहुत गंभीर अपराध है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो युवा पीढ़ी है वो उनका भविष्य वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब अपराधी पकड़े जाते हैं, वो एक बार अपराध करते हैं तो प्रावधान जो है वो कम से कम उसमें प्रावधान, जैसे अगर स्मैक मिलती है कमर्शियल क्वांटिटी की तो कम से कम प्रावधान 10 साल का है। तो एक बार कोर्ट ये कोशिश करता है कि कम से कम जो सजा है उसको दी जाए, लेकिन वो व्यक्ति बार बार उस अपराध को कर रहा है, दोबारा उसी अपराध में पकड़ा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले तो कोर्ट मैक्सिमम जो सजा होती है उसका 1.5 गुना उसको और दे सकती है। मैक्सिमम सजा उसमें 20 साल है तो 1.5 गुना और 10 साल लगाइए, 30 साल और सजा दे सकती है। और अगर वो व्यक्ति लगातार अपराध को रिपीट करे जा रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट को ये पावर भी है कि मृत्यु दंड के लिए भी उसको आगे भेजा जा सकता है।
ठीक है, ड्रग्स की तस्करी पर क्या सजा होती है? अगर हम तस्करी की बात करें तो उस पर पर्टिकुलर क्या सजा है? जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो ड्रग्स की तस्करी है उसको बड़ी डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है कि तस्करी पता लगाए कैसे तस्करी, अगर किसी के पोजेशन में मिलती है या कोई व्यक्ति उस इवन के अगर एक व्यक्ति के कब्जे से भी नारकोटिक ड्रग नहीं मिलती, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस अपराध में लिप्त पाया जाता है तो सेक्शन 29 के द्वारा उसको भी सजा दी जा सकती है। तो जो इसलिए तस्करी जो पुलिस पकड़ती है तस्करी तो पूरे गैंग को पकड़ने की कोशिश करती है कि जिसके पास से ड्रग मिल रहा है, जो सोर्स है और कहाँ जाना है। तो उस पूरी तस्करी के अंदर जो है जिसके पास से मिलती है, लेकिन निश्चित तौर पे जिसके पास से पोजेशन में ड्रग मिलती है, जिसके पास से ड्रग मिलती है, उसका अपराध जो है उस दूसरे व्यक्ति के अपराध से ज्यादा हो जाता है और उसको कमर्शियल जो पोजेशन जो है जिसके पास से मिलता है उसकी सजा जो है और उसकी बेल जो है वो दोनों उस स्थिति में ज्यादा होती है। तो तस्करी को रोकने की जो है नारकोटिक डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, हर अपराधी को अधिक से अधिक सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपको जिसके पास से सब पदार्थ मिलता है उसी क्वांटिटी की। बिल्कुल रिशपाल जी, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई और बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे आज के अवैध ड्रग्स को लेकर या ड्रग्स की तस्करी को लेकर। आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में लीगल हेल्पलाइन में, जिसमें हमने आज ड्रग्स को लेकर तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक साझा की। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।